सहरसा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नामांकन सभा में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उम्मीदवार के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेते हुए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर दिया। सभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि जनता विकास और सुशासन के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता अब भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति से दूर रहना चाहती है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान कर विश्वास की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। सभा के दौरान समर्थकों के नारे और उत्साह से पूरा परिसर गूंज उठा। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न हुआ। तो वहीं आपको बताते चले, सहरसा में गरजे सीएम मोहन। नामांकन सभा में उमड़ा जन सैलाब। साथ ही आपको बताते चले, समर्थकों में सीएम ने जोश भी भरा। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे बीच अभी अपने बीच जो विषय रख रहे थे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पूर्व अध्यक्ष भाजपा और माननीय सांसद। इस अवसर पर हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान सतीश चंद्र दुबे जी, विशिष्ट अतिथि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल जी, और इस स्थान पर जिनका आलोक चारों ओर छाया हुआ है, ऐसे आपके प्रत्याशी आलोक रंजन जी, जोरदार अभिनंदन आलोक भाई का भी करें। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी साजन शर्मा जी, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी आर महेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष हम सहरसा राम रतन ऋषिदेव जी, प्रदेश महामंत्री शिवेंद्र कुमार जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव जी, और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करें। किसी भी खाने के बर्तन में चावल पका के नहीं पका, धान पका न पका, एक दाना उठा के देख लो तो मालूम पड़ जाएगा क्या हाल होने वाला है, क्या माहौल है अंदर का। ऐसे आपका उत्साह बता रहा कि चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है। आपका जोश, जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में जिनने सरकार चलाई। और जैसे कि माननीय संजय जी ने बताया, दुबे जी ने बताया, वो सारी योजना तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि सोने सा खरा हमारा प्रत्याशी, कहां हमारे अपने लंबे समय से अपने बीच काम करने वाला प्रत्याशी। जोरदार अभिनंदन आलोक भाई के लिए करें। आज के इस चुनाव के दौर में आपको निर्णय करना है। हमारे घर का जांचा परखा देखा भाला सब तरह से कई बार अपने बीच जनता की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि फालतू का प्रत्याशी चाहिए। ये फैसला हमको करना है, जिसकी भाषा का सवाल नहीं। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, सहरसा से जो प्रत्याशी सामूहिक रूप से महागठबंधन ने, अब गठबंधन बोलो या ठगबंधन, जो मर्जी आए बोलो, जिनने क्या भाषा बोली, लोकतंत्र को अपमानित करने वाली भाषा, कैसी भाषा बोलोगे? आदमी कैसे वोट मांगने आएगा? बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे अपनी पार्टी की अच्छी बातें बताओ, अच्छे काम बताओ, गरीब आदमी की सेवा की कोई बात करो, सबको लेके कैसे चलेंगे उसकी बात करो। हमारे मोदी जी के काम के आधार पर और नीतीश कुमार जी के काम के आधार पर सरकार के मामले में कोई आपको नहीं जचता है तो सकारात्मक आलोचना करो, लेकिन ऐसी भाषा बात करोगे जिसके आधार पर आप भी लज्जित होगे और साथ वाले भी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, किस मुंह से समाज में घूमोगे कि आओ हमको
दो। ये बात जो जिस ढंग से मैंने वीडियो सुना, सच में मुझे भरोसा नहीं हुआ ये हमारे यहाँ का प्रत्याशी के पाकिस्तान का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसी भाषा बोली जाती है। ये भाषा तो आपने यहाँ कभी भारत में नहीं बोलते। ये पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण के समय से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, सम्राट अशोक का अशोक काल याद करो, महात्मा गौतम बुद्ध को याद करें, महावीर स्वामी को याद करें, ऐसे बड़े बड़े अलग प्रकार के महान भोग भगवान सब प्रकार के अलग अलग कारणों से बिहार का जो मान सम्मान था, भगवान कृष्ण के पुत्र ने सांब ने यहां सूर्य का मंदिर भी बनवाया। ऐसे कई कारण से मां गंगा के आशीर्वाद से ये पवित्र धरती बिहार आज चुनाव के रण क्षेत्र में पहुंच रही है। तो एक बार फिर एक तरफ काम करने वाले लोग, सही बात को सही तरीके से रखने वाले लोग, लायक लोग, और दूसरी तरफ इस तरह के नालायक लोग, इसमें चुनाव करने की जरूरत है। ये फैसला आपको करने की जरूरत है। ये भाषा बोल करके कोई कैसे चुनाव लड़ता है? आज के इस दौर में हम सबको निर्णय करना पड़ेगा। आप कभी, मैं तो सोच के आप दंग रह जाता, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेदाग तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाते हुए दुनिया के सामने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर से अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में जो जो चाहिए, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था और देश की सुरक्षा, सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तपोनिष्ठ व्यक्ति के लिए भी उनकी माताजी के लिए गालियां निकलती, ये कौन सी भाषा वाले लोग? मित्रों, याद रखना इन सबको, जिस ढंग से ये भाषा बोलते हैं और कितना अपमान लगता है जब इनके साथ वाले ममता बनर्जी एक बेटी के साथ दुराचार होता है और वो वहां के उस घटना के अपराधी के बजाय पूरे बिहार को गाली देती। कितने दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। इनको माफ कर सकते हैं हम कभी क्या? जो बिहार को गाली दे कभी माफ नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हो? कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बिहार जैसे क्षमतावान राज्य के लिए, छोटा मोटा राज्य बिहार, ये बिहार छोटा मोटा राज्य। मित्रों, याद रखना, एक एक बात का हिसाब इस चुनाव में होगा। जैसे ही 14 तारीख को होगा, इनकी औकात ठिकाने लगाने का काम आपके माध्यम से किया जाएगा। ये बिहार के लोग अपनी मेहनत के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए, अपनी प्रतिभा के बलबूते पर सारे कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर निकालना जानते हैं। सारे टैलेंट अगर किसी राज्य में है, मुझे लगता है भगवान न करे आप पे कोई नजर किसी की लग जाए, आप में वो क्षमता है जो पूरे देश के बाकी राज्यों को भी प्रेरणा मिलती है। बिहार की धरती से सीमित संसाधन के बावजूद भी आजादी के पहले से और अभी तक भी सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो जैसे जिस प्रकार का काम करता है, बिहार जो करता है सबसे अलग करता है, सबसे अच्छा करता है। आज जब मैं आपसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं, तो मुझे लगा कि आलोक रंजन जी के चुनाव में थोड़ी बात प्रत्याशी की करते हुए मैंने बात कही है। मेरा स्वभाव कम है ऐसी बात करने का, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कोई कैसे उसको प्रत्याशी के रूप में पेश कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जिनका मन छोटा है, जिनका मन इतना है कि क्या बताओ। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। हमें गर्व है मध्य प्रदेश में भी उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार चला रहे हैं, और सरकार चलाने के आधार पर जीवन के सब क्षेत्रों में विकास के कारवां लेके चल रहे हैं। अपनी जन्माष्टमी भी धूमधाम से मना रहे सरकारी स्तर पर, हमारे अपने गोपाल कृष्ण को लेकर। इस देश के अंदर दो देवता, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जिनके कारण से हर काल में, हर समय कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को साहस से कैसे मुकाबला करना चाहिए, ये उदाहरण उनने पेश किए। और कंस कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसके घर में घुस के मारने का पराक्रम भी
गोपाल कृष्ण ने करके बताया, ये हमारा अपना गौरवशाली अतीत है। रावण से युद्ध में भगवान राम ने भी क्या पराक्रम दिखाया और अपने वनवासी, आदिवासी, जंगल के जानवर सबको साथ लेकर के बगैर अयोध्या से सेना बुलाए। भगवान श्री राम ने भी क्या पराक्रम किया। भगवान राम के आधार पर घर घर में लोग अपने कामना करते हैं कि काश राम राज्य और भगवान कृष्ण का काल और उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी हमारी देव संस्कृति पर भी आज उनके बलबूते पर तो हम दुनिया के सामने अपना गौरवशाली अतीत बताते हैं, दुनिया के सामने हमारी उस काल की अच्छाई लेके जाते हैं। वो दुनिया बड़े सम्मान के साथ देखती, कितना अच्छा लगता है। विदेश का कोई मेहमान अपने देश में आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी मदुरई के मंदिर में विदेशी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। ये हमारा कल्चर है और पवित्र गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा आज का कल्चर है। ये जो हमारी भावना है, भगवान कृष्ण ने गीता के वो पवित्र वाक्य जो बोले, जिससे पवित्र गीता बनी, जिसके भरोसे से कर्मवाद की शिक्षा मिलती। लेकिन ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज भगवान कृष्ण के, भगवान राम के काल से शिक्षा देने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षा के पाठ जिनके आधार पे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले, ये शिक्षा नीति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये वर्तमान में शासन की पद्धति है और जीवन के सब क्षेत्रों में जैसे जैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन सारे क्षेत्रों में लेके चलने के लिए बिहार में बाढ़ आती है, यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे पहले मदद करने के लिए आते हैं। बिहार के अंदर हाईवे, एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, बताओ आप, मखाने की खेती तो कब से होती है, लेकिन किसानों के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के दौर में जब चुनाव के बाद हम इस दौर से निकलेंगे तो आपके हमारे सामने निश्चित रूप से विजय की यात्रा में दुनिया की कोई ताकत यहां सरकार बनाने से रोक नहीं सकेगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के आधार पर। बदलते दौर में आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से यहां आलोक रंजन के लिए मैं आपके बीच अपील भी करने आया हूं और मान के चलो, जिस प्रकार का माहौल बना है, हम और आप मिलकर के निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दौर में पहुंचेंगे। आने वाले समय में जैसे 14 तारीख आएगी, कोई बात नहीं, बैठो आराम से। यहां तो भगवान कृष्ण के और उस काल वाले लोग हैं, ऐसे सारी व्यवस्था से निपटना जानते हैं। चिंता मत करो, आराम से अपनी जगह बैठे रहो। हमारी तो मट्टी इसी बात की बनी है, परमात्मा की दया से अन्याय के खिलाफ सदैव संघर्ष करने के लिए ये सारे वंश वाले बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आज के इस दौर में जब चुनाव की बेला में हम आए तो मैं मध्य प्रदेश की धरती से आपसे अपील करने आया हूं और ऐसी घर से निकल के आया हूं। मेरे अपने परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ये केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से ये केवल कहते नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर एक व्यक्ति के घर में से कोई भी आगे निकलकर कोई सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, तब तो जनतंत्र गौरवान्वित होगा। इसी बात को लेकर के आज मैं आपके बीच में आया हूं। आइए हम सब विकास के साथ चलें और संकल्प करें, जब अपना वोट डलेगा और वोट डल के निकलेंगे तो निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये फैले हुए कीचड़ के बीच फिर एक बार कमल खिलाने के लिए हमको और आपको संघर्ष भी करना है और सतर्क भी रहना है। हर हालत में हमारी विजय होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। आलोक जी, मैं आपको अपनी तरफ से विजय की दुपट्टा पहना करके, आप सब तैयार हैं हमारे आलोक जी और भाजपा की विजय के लिए? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो
और संकल्प करो, जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नहीं पड़ जाए, तब तक ना चिराग पासवान, ना जीतन राम मांझी, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना नीतीश कुमार, ना हम सब कोई शांति से बैठेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। बोलो सब तैयार हैं? इधर से बोलो तैयार हैं? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल का दौरा कर कार्बाइड गन के इस्तेमाल से घायल हुए बच्चों और युवाओं का हालचाल भी जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने नेत्र विशेषज्ञों और चिकित्सकों से घायलों के उपचार की विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि सभी पीड़ितों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार घायलों के साथ और उनके इलाज के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, हमीदिया अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन, साथ ही कार्बाइड गन पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें ढाढस भी बताया, हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं घायलों को मिलेगी अब बेहतर चिकित्सा, जहां सरकार घायलों पर को बताते चले लेकर हर सुविधा मुहैया कराने को लेकर हर कोशिश कर रही है। तो वहीं खबर सामने आ रही है, एमपी में कार्बाइड गन मामले में 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार ने कार्बाइड गन पर लगाया बैन। भोपाल समेत 11 शहरों में 300 से ज्यादा बच्चे जख्मी। कई बच्चों की 70% तक आंखों की रोशनी गई। तो आपको बताते चले, कई बच्चों की आंखों की 70% तक की रोशनी चली गई इस मामले में, जहां इसको लेकर अब गिरफ्तारियां भी होती नजर आ रही। एमपी में कार्बाइड गन मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने कार्बाइड गन को लेकर बैन भी लगाया है। तो वहीं आपको बताते चले, कई बच्चों की 70% तक आंख की रोशनी चली गई। एमपी में कार्बाइड गन को लेकर बैन लगाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, एमपी में कार्बाइड गन मामले में 2 घायल और साथ ही भोपाल समेत 11 शहरों में 300 से ज्यादा बच्चे जख्मी पाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बताते चले, खुलासा भी किया है। गिरफ्तारी में एक संदिग्ध आतंकी मध्य प्रदेश के भोपाल के करौंद इलाके से पकड़ा गया, जबकि दूसरा साउथ दिल्ली में दबोचा गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सक्रिय रूप से संपर्क में थे और दिवाली के मौके पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में आईईडी विस्फोट की साजिश रच रहे थे। वहीं डीसीपी स्पेशल सेल अमित कौशिक की निगरानी में दिल्ली और भोपाल में एक साथ छापेमारी कर ये कार्यवाही की गई। वहीं जांच एजेंसियों को आतंकियों के मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस से कई संदिग्ध चैट्स और बाइट्स, आपको बताते चले, ब्लास्ट प्लान से जुड़े इनपुट मिले हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी है, जहां आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े अन्य सदस्यों के तलाश में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां, जहां दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जिसमें जो ये आईएसआईएस को बैच दी थी, बैच देना मतलब एलिजेंस की इनकी प्रक्रिया होती है, वॉव ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैच ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैच दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक आईईडी बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है, और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। ये पहली अरेस्ट जो है 16 अक्टूबर को की गई,
जो कि अदनान खान है, सादिक नगर का रहने वाला है, 20 साल का है, जिसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं। इसके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ड्राइवर हैं, और ये खुद स्कूलिंग करने के बाद डेटा इंफॉर्मेशन तो वहीं भोपाल राजा एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से बढ़ेगी फ्लाइट्स। दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट शुरू की जाएगी, जहां दिल्ली की उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर होगी 6। दिल्ली के किराए में 5 से 10% की कमी की उम्मीद जताई जा रही है, जहां भोपाल गोवा के बीच बंद पड़ी फ्लाइट होगी शुरू। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही, जहां भोपाल गोवा के बीच बंद पड़ी फ्लाइट फिर शुरू की जाएगी। भोपाल राजा एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से बढ़ेगी फ्लाइट्स, जहां दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट शुरू की जाएगी। वहीं दिल्ली की उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। वहीं दिल्ली के किराए में 5 से 10% की कमी की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल गोवा के बीच बंद पड़ी फ्लाइट फिर होंगी शुरू। तो वहीं आपको बताते चले अब भोपाल गोवा की फ्लाइट्स अब एक बार फिर से शुरू कर दी जाएंगी, जहां दिल्ली के किराए में 5 से 10% तक की कमी की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं दिल्ली की उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर अब 6 होगी। दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट भी शुरू की जाएगी, जहां भोपाल राजा एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से बढ़ेंगी फ्लाइट्स, जिसकी वजह से आपको बताते चले लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी। वहीं फ्लाइट की कीमतों में भी कमी आई है। वहीं आपको बताते चले दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट की शुरुआत भी की जा रही है, जहां दिल्ली की उड़ानों की संख्या में 5 से बढ़कर आपको बता दें 6 हो गई है। दिल्ली के किराए में 5 से 10% की कमी की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिससे लोगों को काफी फायदा भी होता नजर आ रहा है। वहीं भोपाल गोवा के बीच बंद पड़ी फ्लाइट एक बार फिर से शुरू की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली की उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर हुई 6। दिल्ली के किराए में 5 से 10% तक की कमी। भोपाल गोवा के बीच बंद पड़ी फ्लाइटें एक बार फिर से शुरू की जाएंगी। तो वहीं महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की पारंपरिक भस्म आरती विधि विधान के साथ संपन्न हुई। तड़के 4 बजे की आरती में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। शिव भक्तों ने नगाड़ों, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच भस्म आरती के दिव्य दर्शन किए। पारंपरिक तरीके से पवित्र भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया गया। आरती के दौरान गर्भगृह में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। तो वहीं आपको बताते चले उज्जैन मंदिर में हुई भस्म आरती, जिसका आनंद लेते दिखे शिव भक्त, साथ ही श्रद्धा भक्ति से गूंज उठा महाकालेश्वर मंदिर परिसर, जहां भस्म से सजे भगवान महाकाल के भक्तों ने किए दर्शन। नगाड़ों, शंख ध्वनि से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर, आस्था का दिखा अद्भुत संगम। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।